इटली जैसे देश ने चाइना को एक बहुत बड़ा झटका दिया। चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये जो इनिशिएटिव है इसे कहते हैं न्यू सिल्क रूट, एक ऐसा रूट जिसके थ्रू चाइना दुनिया में अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। और यूरोप में उसका एक इंपॉर्टेंट पार्टनर था इटली, लेकिन इटली ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। मेलोनी की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अब इसका पार्ट नहीं बनेंगी। उसके बाद से अब इटली और चाइना के संबंधों का क्या होगा, क्या BRI है, क्यों इटली ने अपने हाथ पीछे खींचे, क्या है पूरी पॉलिटिक्स, समझते हैं इस वीडियो में, और क्यों चाइना के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। वेलकम टू ज्ञानकोश। आइए समझते हैं BRI को। BRI मतलब बेल्ट एंड रोड। बेल्ट यानी सी रूट्स और रोड मतलब जमीनी के द्वारा रास्ते बनाए गए रास्ते, जहां पर उनके रेल लाइंस भी हैं, रोड्स भी हैं। देखिए, चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी पावर बन के उभरे। अगर आप दुनिया को देखो तो इसमें चाइना पूरी कोशिश करता है कि वो जितना हो सके बाकी देशों के साथ व्यापार कर सके। एक समय हुआ करता था जब लोग अपने हथियारों से, टैंकों से दुनिया को जीता करते थे, लेकिन चाइना जिस पॉलिसी को इख्तियार करता है उसका नाम है इकोनॉमिक वॉरफेयर। यानी ये अमेरिका से जंग लड़े, चाहे दुनिया के देशों पर कब्जा करे, ये उनके ऊपर हिंसा करके कब्जा नहीं करेगा। जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले भारत पर जैसे कब्जा किया था, कुछ इसी प्रकार से चाइना पूरी दुनिया पर कब्जा जमाता है। और उसके लिए उसे चाहिए था दुनिया के ऊपर ट्रेड और बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ की उसके ऊपर डिपेंडेंस हो जाए कि भाई चाइना के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो हमारा देश डूब जाएगा। और यही पूरा करने के लिए उनका एक मेगा प्रोजेक्ट शी जिनपिंग ने लॉन्च किया था 2013 में, जो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। इसको पहले वन रोड वन बेल्ट कहते थे, फिर इसका नाम बदल के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया। इसके अंदर चाइना, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, यानी कोई भी अगर पिन से लेके एयरक्राफ्ट तक अगर बनता है तो वो चाइना में ही मुख्य रूप से बनता है, क्योंकि चाइना में चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा सकती है बहुत कम कीमतों पर। अब आप पूछेंगे चाइना में इतनी कम कीमतों पर चीज़ें कैसे मैन्युफैक्चर की जाती हैं। चाइना की इतनी कम रेट पे मैन्युफैक्चरिंग पूरी होने के पीछे कुछ वजह हैं। उनमें से जो मुख्य वजह है वो है स्केल, कि चाइना में इतनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं कि आप अपने देश में जो चीज़ अगर अपनी फैक्ट्री में बनाएंगे तो वो बनेगा 10 रुपये में। चाइना का स्केल इतना बड़ा है कि इतने ज़्यादा नंबर्स में वो बनाते हैं कि वहाँ 10 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बन जाती है। प्लस उनके पास है स्किल्ड लेबर, स्किल्ड और चीप, यानी बहुत सस्ती दरों पर बहुत अच्छे लेबर्स काम कर रहे हैं। जो वर्कर्स हैं बहुत कम पगार पर काम करने को तैयार होते हैं। जैसे भारत में भी अगर आप जाएं, अगर आपको मजदूर चाहिए तो मुख्य रूप से अगर आप केरला जाएं तो आपको मजदूर महंगा मिलेगा, अगर आप बिहार जाएं तो आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि बिहार में आपके पास लेबर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, काम कम है। केरला में लोग कम है तो इसलिए वहाँ पर रेट ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार चाइना में स्किल्ड वर्कर्स बहुत हैं, इसलिए वहाँ पर अगर आपको कोई भी फैक्ट्री लगानी है, चाहे सेमीकंडक्टर्स की हो, चाहे कार मैन्युफैक्चरिंग की हो, उसके लिए आपको वर्कर्स मिल जाएंगे जो बहुत कम वेजेस पर काम करेंगे कंपेयर टू यूरोप। क्योंकि मेजरली देखिए दुनिया की सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है, सारी फैक्ट्रीज किन देशों की होती है, तो अमेरिका की होगी या यूरोपियन कंट्रीज़ की होगी या फिर जापान की होगी, और ये सारी डेवलप कंट्रीज़ हैं। अभी तक चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर स्किल्ड और चीप लेबर उपलब्ध था। इसका फ़ायदा उठा के चाइना ने बहुत सारा मैन्युफैक्चर किया चीज़ों को, बहुत सारा हर चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं। और 5-7 साल पहले, क्या 10 साल पहले अगर हम जाएँ तो उनके पास एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री हो गई थी, यानी उन्होंने बहुत सारा सामान जमा करके रखा था कि भाई अब हमें और मार्केट में जाना है और सामान बेचना है, पोर्ट्स डेवलप करने हैं, व्यापार बढ़ाना है, दूसरों को, देशों को अपने पर डिपेंडेंट बनाना है। और अमेरिका जो इंडो पैसिफिक में घुसना चाह रहा है, अमेरिका लगातार क्या करता है, यहाँ की आसपास की कंट्री में अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जाता है। अमेरिका की प्रेजेंस देखिए, ये फिलीपींस है, यहाँ पर फिलीपींस है, यहाँ पर चाइना, ये ताइवान है, यहाँ पर चाइना है, जापान, यहाँ पर अमेरिका है। यानी चाइना का दबदबा जहाँ भी है, चाहे हम ताइवान की बात करें, फिलीपींस की बात करें या जापान की बात करें, हर जगह पर अमेरिका के या तो वहाँ की नेवल विंग है, वहाँ यहाँ पर उनकी मिलिट्री प्रेजेंस है, या कोई पोर्ट है जो उनके कब्जे में है। कुछ इस तरह की स्थिति पूरे जो एशिया पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक है, ये जो समंदर है वहाँ पर अमेरिका ने कर रखी है। तो अमेरिका की प्रेजेंस जो यहाँ पर आती है वो सीधा सीधा चाइना को डराती है कि अमेरिका यहाँ की तरफ आ रहा है तो हम चलते हैं यूरोप की तरफ। वो दुनिया भर के देशों को जोड़ना चाहता था एक रूट के थ्रू, एक रोड के थ्रू, जिससे कि वो अपने पास जो इन्वेंट्री बची है, जो बहुत सारा माल बनाते हैं उसको बेचना भी तो है, तो वो सारा सामान बेचेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। और क्योंकि चाइना के पास इतना ज़्यादा पैसा है आज की टाइम में कि वो बाकी देशों में बहुत तगड़ा निवेश करके उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सकते हैं। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि अगर आप अपने स्कूल जाते हैं या अपने काम पर जाते हैं, और मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है, पल्सर बाइक से जाते हैं या फिर आप स्प्लेंडर से जाते हैं। स्प्लेंडर से अगर आप जा रहे हैं तो आपकी माइलेज वो 70-80 की दे रही है,
और आप उसको मेंटेन भी कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अगर आऊँ और आपको कहूँ कि भाई आप ऑफिस जाते हैं, स्प्लेंडर से जाते हैं, दिक्कत वगैरह होती होगी, एक काम करो, क्यों ना आप एक सफारी खरीद लो, टाटा सफारी। आपको ये तो बहुत महंगी होगी, इसकी कीमत तो 25-30 लाख रुपए है। तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, अब मुझसे पैसे ले लो, आप ये सफारी खरीद लो और साल के 2 महीने इसको शादियों में, बारात में भेज देना या कहीं रेंट पे लगा देना। तो 2 महीने में आपके साल भर का पेट्रोल का खर्चा और प्लस इंटरेस्ट का पैसा आ जाएगा, प्लस आप ऑफिस आना जाना और शाम को कभी कभी इसको आप कहीं किराए पे दे देना, कहीं भेज देना। इस तरह से बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा, कंफर्ट का कंफर्ट, लग्जरी का लग्जरी, समाज में इज्जत भी बढ़ेगी। लेकिन जब आप सफारी खरीदते हो और मेरे से लोन पेपर पे साइन करते हो कि मैं आप मुझसे लोन ले रहे हैं इतने समय के लिए, और अगर मैं बोलूँगा उसमें कि अगर देखिए सफारी से सारा पैसा तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं चल पाई ठीक से तो कोई बात नहीं, आप मुझे फिर अपनी स्प्लेंडर है ये मैं कुछ टाइम के लिए दे देना मुझे। ठीक है सर, होते हैं, साइन हो गया पेपर। लेकिन बाद में जब आपने सफारी खरीदी ना, आपसे कोई किराए पे मांगने आ रहा है, वो उसकी माइलेज 5 की है, क्योंकि शादियाँ तो होती है साल में 1 महीने, गाड़ी चलानी है आपको साल भर। तो आपकी गाड़ी फिर आप कहोगे अरे तो चल ही नहीं रही, पेट्रोल बहुत महंगा पड़ रहा है, डीजल बहुत महंगा पड़ रहा है, आप गाड़ी को खड़ी करोगे गराज में, फिर उसको सर्विस सेंटर ले जाओगे, सर्विसिंग का चार्ज बहुत ज़्यादा आएगा, और आप फिर अपने स्प्लेंडर से जाओगे। अब बात क्या होगी, स्प्लेंडर से आ जा रहे हो और इस गाड़ी जो आपकी खड़ी है इसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अब मैं हर महीने दरवाजे पे आ रहा हूँ, भाई इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट दो, आप दोगे नहीं, तो इवेंचुअली मैं आगे कहूँगा भाई देखो आप तो इंटरेस्ट दे नहीं रहे हो, तो एक काम करते हैं, आपकी स्प्लेंडर आप मुझे दे दो, ठीक है, और ये जो सफारी है इसके अगले 6 महीने पेट्रोल का खर्चा मैं देता हूँ, आप चलाओ और समय के साथ बाद में मुझे वापस कर देना जब पैसे कमा के। आपने अपनी बाइक मुझे दे दी और आपने मुझे ही दे दिया, थोड़ा और पैसा लेके आप सफारी रन कर रहे हो। लेकिन दिक्कत ये कि सफारी रन करने के बाद आपसे नहीं चली, फिर पैसे नहीं कमा पाए, तो बाद में मैंने आके सफारी पर भी कब्जा कर लिया। तो चाइना कुछ ऐसा ही करता है, और चाइना ने दुनिया को जोड़ने के लिए कई सारे रोड बनाए। और ये जो तरीका है ना, ये सफारी वाला एग्जाम्पल, कैसे आपकी बाइक भी गई, आपकी कार भी गई, आप कर्जे में भी आ गए, कुछ ऐसा ही चाइना करता है बड़े बड़े देशों में पोर्ट्स बना के। तो अगर आप देखो अभी दुनिया में, तो ये सब करने के लिए आपको देशों के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। तो उसके लिए चाइना अलग तरह के कॉरिडोर बना रहा था, मिडिल कॉरिडोर ये रोड वाला, नॉर्दर्न कॉरिडोर रशिया से जाता है, ये सेंट्रल एशिया से जाता है, और फिर ये यूरोप में घुसता है टर्की से होते हुए इटली के आसपास से बाकी रीजन्स में। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो है वो है वेस्टर्न यूरोपियन रीजन की इटली। इटली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इटली एक बहुत डेवलप कंट्री है। और अब अगर इस मैप पे आप देखो तो अगर चाइना को यूरोप पहुंचना है तो क्या रूट ले सकते हैं वो, उन्होंने एक ज़मीनी रूट बनाया है सेंट्रल एशिया से होते हुए रशिया से जाकर यहाँ जाने का, और एक समुद्री रूट है। लेकिन इनके लिए ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ इटली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। 2 देश सबसे महत्वपूर्ण है चाइना के लिए। और इटली क्योंकि G7 का मेंबर है, यानी इटली को यहाँ देखिए, ये रहा इटली G7 की मेंबर कंट्री है, दुनिया के 7 सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक, और प्लस अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है यहाँ पर, और यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। और इसीलिए इटली ने जब ये साइन किया था तब अमेरिका के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति थी कि यूएसए का इतना बड़ा दोस्त है, यूके का इतना बड़ा दोस्त है इटली, और इटली ने यूरोप में रहते हुए चाइना के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा था लगातार, और वहाँ की एक टायर कंपनी है उसमें निवेश कर रहा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना ने इटली के लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री भी दे दी अपने देश में। और इतनी बड़ी यूरोपियन कंट्री जो है उसके साथ अगर आप व्यापार बढ़ाओगे और चीज़ें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली वो चाइना पर डिपेंडेंट होती चली जाएंगी। लेकिन मुद्दा तब और उछला जब पिक्चर में आती है जॉर्जिया मेलोनी ने आते ही पहले कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पहले की सरकार ने जो गलती की उनमें सुधारे, और इन्होंने कहा है कि BRI में जुड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि चाइना अंततः क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेगा। और चाइना ने लगातार जो निवेश किए थे ना, इतने बड़े रोड प्रोजेक्ट में $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने निवेश किया दुनिया भर में, कनेक्टिविटी कॉरिडोर बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, टर्की से लेके आप जर्मनी तक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि अब वो जो प्रोजेक्ट्स थे वो थोड़े महंगे पड़ रहे हैं। प्रोजेक्ट्स महंगे कैसे पड़ रहे हैं कि उनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और धीरे धीरे यूरोप में इसका जो एल्यूर है, यूरोप में जिसको देखा जा रहा था कि चाइना इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना बड़े बड़े पोर्ट डेवलप करेगा, इन सब की डेवलपमेंट से बहुत विकास हो सकता है। लेकिन इसे रोकने के लिए, चाइना के इस बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने भी काफ़ी चीज़ें शुरू की थी। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खुद के अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए थे, जैसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड करके, और गोल्डन गेटवे नाम के 2 प्रोजेक्ट्स थे, एक G7 का और एक यूरोपियन यूनियन का, जो खड़ा किया गया कि BRI जैसा ही कुछ अपना प्रोजेक्ट ये बनाएंगे, गोल्डन गेटवे और एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के थ्रू इटली इनका पार्ट था और इटली BRI का भी पार्ट था। तो बड़ी अजीब सी बात थी। इसलिए जब जॉर्जिया मेलोनी आती है और वो कहती है कि चाइना ने ऑलरेडी कुछ ऐसा किया था, चाइना ने ग्रीस में एक पोर्ट डेवलप किया, ग्रीस के उस पोर्ट में उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी,
और एक पोर्ट को बना के तैयार किया। लेकिन जैसे मैंने आपको आपके सफारी वाले एग्जाम्पल से दिया, उस पोर्ट पर शिप्स का आना जाना होता ही नहीं था, शिप्स आ ही नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो पोर्ट जितनी इन्वेस्टमेंट चाहती थी उतनी चाइना ने की, लेकिन उसके बाद और इन्वेस्टमेंट लगी उसमें जो चाइना करने से इनकार करने लग गया। और ग्रीस के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो उस पोर्ट को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो चाइना लगातार जो पोर्ट्स बना रहा है, लगातार जो रोडवेज और रेलवेज कनेक्ट कर रहा था पूरी दुनिया में, उसमें वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर रिजल्ट नहीं आ रहे। जैसे चाइना का हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, या पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक कॉरिडोर बनाया सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके तहत इन्होंने पाकिस्तान में एक पोर्ट बनाया ग्वादर का पोर्ट। लेकिन इस पोर्ट पर उतनी मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि आपने बड़ा पोर्ट तो बना दिया और ये लोगों को बता दिया कि इस पोर्ट पर आओ, लेकिन भाई उतने शिप्स की मूवमेंट भी तो होनी चाहिए, वहां पे उस पोर्ट पे उतना कमाई भी तो होना चाहिए कि इतनी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर पाओ। तो चाइना ने कई ऐसी इन्वेस्टमेंट की जो कि गलत इन्वेस्टमेंट थी, जो व्हाइट एलिफेंट बन गए, यानी उनका मेंटेन करने में इतना खर्चा होने लग गया जिनकी उन चीज़ों से कमाई नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट दुनिया भर में बढ़ते चले गए, और इटली की इकोनॉमी, क्योंकि वो एक डेवलप कंट्री है, बहुत कमज़ोर होती जा रही है, और उसे चाहिए अब और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ। और वहाँ पर इटली को लगा कि चाइना अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमें और गुलाम बना सकता है, और चाइना ने, उनकी एक बड़ी सी टायर कंपनी है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहा, तो मेलोनी की गवर्नमेंट ने उन्हें रोक दिया। तो जॉर्जिया मेलोनी के आने के बाद से एक ज़्यादा ही थोड़ा सा रुख जो है इटली ने सख्त लिया है चाइना के खिलाफ, और कहा है कि हम चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, और चाइना को कंटेन दुश्मनी के साथ नहीं करना चाहते। चाइना का जो एक्सपोजर है हमारी इकोनॉमी में, यानी हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट चाइना के ऊपर ना हो जाए कि चाइना में जैसे कोविड में कुछ हुआ, या ऐसी कोई लॉज में बदलाव आया, या अमेरिका चाइना के बीच में कोई युद्ध जैसी स्थिति आई, या ट्रेड वॉर ही हो गई, तो हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहते। तो पूरी यूरोपियन कंट्रीज अभी कह रही है कि वी वॉन्ट टू डी रिस्क फ्रॉम चाइना, और डी रिस्किंग के चक्कर में ये चाइना से दूर जाते दिख रहे हैं। और यही मेलोनी का कदम अब चाइना के लिए सर दर्द है कि इटली को इतना उन्होंने वैल्यू दिया और इटली अब पीछे हट रही है उनके साथ व्यापार करने में। तो ये एक दिक्कत की बात ज़रूर है चाइना के लिए, लेकिन आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 का अटेम्प्ट आप टारगेट कर रहे हैं, और आपके साथ समस्या थी इतनी महंगी क्लासेस की और फ्लेक्सिबिलिटी की दिक्कत, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यू ओनली लाया है आपके लिए कोर्स, जो आपको प्रिपेयर करेगा आपके एग्जाम्स के लिए एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 10,999, 10,999 रुपये की कीमत है, जहां आपको हाई क्वालिटी क्लासेस मिलती हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, जो आपको प्रिपेयर करेगा आपकी इस जर्नी में, जहां जो भी डिटेल्स हैं, चाहे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, चाहे आंसर राइटिंग की बात हो, चाहे करंट अफेयर्स की बात हो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी इन डेप्थ, और आप तैयार होंगे अपनी अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह से लड़ने के लिए। इतने लंबे पीरियड में जो आपको तैयारी करनी है 2025 का अगर आपका अटेम्प्ट है, तो अक्सर हम सोचते हैं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे दिन दिन करते करते समय बीतता जाता है। और क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हमारी कि हमें डेली कोई क्लास देखनी है, या डेली हमारा कुछ क्लास छूट रहा है, हमें लगता है बाद में निपटा लेंगे, हम तो सुपरमैन है, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यू ओनली आपके लिए कोर्स लाए 10,999 रुपये में, जो आपको प्रिपेयर करेगा कंप्लीटली अपने इस अटेम्प्ट के लिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा, जहां से आप इस कोर्स के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जिस तरह से ये फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था उनमें फाउंडेशन बिल्कुल भी बिल्ड नहीं कर रहा था। देखिए यूरोप में आपको देखेंगे जो बड़ी कंट्रीज है वो बीआरआई का पार्ट नहीं है, चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, लेकिन रशिया के आसपास की जितनी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सारी इसका पार्ट थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि पैसा देगा हमें चाइना, इन्वेस्टमेंट करेगा, हमें ग्रोथ मिलेगी। लेकिन असल में चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ वहाँ ग्रोथ तो हुई, थोड़ी बहुत ट्रेड भी बढ़ा। जैसे इटली ने जब बीआरआई ज्वाइन किया तो इनको लगा कि हमारा व्यापार बढ़ेगा चाइना के साथ, लेकिन इनका व्यापार अगर $2 बिलियन पिछले 2 सालों में बढ़ा है चाइना के साथ। ये जो एक्सपोर्ट करते थे चाइना में इटली वाले, इनमें 2 से 3 बिलियन डॉलर का ग्रोथ पर ईयर देखा गया। लेकिन वही चाइना जो एक्सपोर्ट करता है इटली में, वहाँ पे $15 बिलियन हर साल वो एक्स्ट्रा करने लग गया। तो चाइना अपना और माल बेचने लग गया इटली में, इटली की इकोनॉमी और ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में आ गई चाइना के मुकाबले। तो चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ा, इनका एक्सपोर्ट तो उतना बढ़ा नहीं, तो इनके लिए क्या फ़ायदा है। तो ये सब देखते हुए और लगातार जो ये बीआरआई प्रोजेक्ट है, इसका जो अल्टीमेट मोटिव है वो क्या है कि पूरी दुनिया पर चाइना का प्रभुत्व बढ़ाना। और इसीलिए चाइना के इस प्रोजेक्ट से इटली का हटना चाइना के लिए सर दर्द है, क्योंकि चाइना के इस प्रोजेक्ट में जो यूरोपियन कंट्रीज भी इसका पार्ट थी, तो दिखाता था कि चाइना कितना इंपॉर्टेंट है दुनिया में और अमेरिका के लिए कितना बड़ा चैलेंजर बन के उभर सकता है। लेकिन इटली का इस प्रोजेक्ट से हटना एक सरदर्द है, किसके लिए, तो चाइना के लिए। तो ये प्रोजेक्ट जो है जिसके तहत वो बहुत सारे रूट्स पे पुश करना चाह रहे थे, ये दिखाता है कैसे ये प्लान्स जो है वो दिक्कत खड़ी कर सकते थे इटली के लिए, यूरोप के लिए। और इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी के अंदर इटली ने इस हाथ से पीछे खींचा और कहा कि अब वो इसका प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे।
तो अभी तक उन्होंने फॉर्मली अनाउंसमेंट कर दिया कि अब वो BRI का पार्ट नहीं है। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।